नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ, कोशिका के बारे में बताने वाला हूं। कोशिका से अक्सर सवाल आते रहते हैं, चाहे आप किसी भी कक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो सेल से अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते रहता है। तो ऐसे में अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, फिलहाल तो अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो ऐसे में मैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि आखिर कौन सा आंसर यहां पर क्यों आया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि सेल नाम है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो कौन सा वैज्ञानिक के द्वारा सेल नाम दिया गया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फ्लेमिंग, लुवेनहॉक, रॉबर्ट हुक और ब्राउन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देख सकते हैं ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दूं कि एक ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आप याद रख सकते हैं। तो जो सेल होता है वह बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होता है, जिसको कि हम देख भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो उसको हम हुक की मदद से पकड़ेंगे, हुक की मदद से, क्योंकि जो छोटी चीज़ होती है उसको अक्सर हुक की मदद से पकड़ा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेल की खोज किसने किया था या फिर जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। वही अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। वही अगर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो क्या हो जाएगा, तो जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने किया था। वही जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने किसकी खोज की थी, तो उन्होंने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज की थी। तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा, जो कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। वही अगर पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। वही मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो कि अंडाणु है, अंडाणु है। और अंडाणु कहाँ पाया जाता है, तो यह मादा में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। वही मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो मानव की सबसे छोटी कोशिका जो कि शुक्राणु है, शुक्राणु है। और कहाँ पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। वही अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी कोशिका है और मानव की लंबी कोशिका, तो कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूरॉन है, न्यूरॉन है। आपको बता दूं कि न्यूरॉन जो कि दुनिया की भी लंबी कोशिका है और मानव की भी लंबी कोशिका है, तो दोनों चीज़ में न्यूरॉन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो जीव द्रव्य शब्द है उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी पुरकिंजे के द्वारा जो जीव द्रव्य शब्द है उसका प्रयोग किया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि खोज किसने किया था, खोज किसने किया था, तो जो जीव द्रव्य है उसका खोज फेलिक्स डुजार्डिन ने किया था, डुजार्डिन ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, फेलिक्स डुजार्डिन के द्वारा यहाँ पर जीव द्रव्य को खोजा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। वह जीव द्रव्य क्या होता है, तो जीव द्रव्य क्या होता है, तो जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ होता है, उसी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो जो जीव द्रव्य है वह किस चीज़ से बना होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका द्रव्य से बना होता है, केंद्रक द्रव्य से बना होता है और अन्य कोशिका के भाग से बने होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जीव द्रव्य किससे बना होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है।
तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि पादप में सबसे बड़ा कोशिका का भाग है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही अगर जंतु में पूछा जाता तो जंतु में कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जंतु कोशिका में अगर पूछा जाता तो क्या हो जाता? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, जो कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा भाग है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग है या फिर सबसे बड़ा कोशिका का अंग है। वही दूसरा नंबर में क्या आ जाता है? तो दूसरा नंबर में आ जाता है केंद्रक के बाद में दूसरा नंबर में सबसे बड़ा कोशिका का भाग या फिर अंग कौन सा है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि अगर केंद्रक ऑप्शन नहीं दिया रहता है और पूछ दिया जाता है कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन सा है और माइटोकॉन्ड्रिया दिया रहता है और केंद्रक नहीं दिया रहता है, तब जाके आपको माइटोकॉन्ड्रिया पर सही टिक करना है। लेकिन अगर केंद्रक ऑप्शन दिया रहता है तो आपको केंद्रक पर सही करना है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो जो पादप कोशिका होता है उसका बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्योंकि जो पादप कोशिका होता है सिर्फ उसमें ही सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो वो होती है पारगम्य। पारगम्य का मतलब क्या होता है? तो पारगम्य का मतलब होता है कि जो सेल वॉल होती है वह किसी भी पदार्थ को आसानी से आने भी देती है और वहाँ से जाने भी देती है। यानी कि कोशिका के अंदर आ भी सकती है और कोशिका के से बाहर जा भी सकती है। तो उसी को यहाँ पर पारगम्य कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही आपको बता दूं कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है वह कैसी होती है? तो वह अर्ध पारगम्य होती है। यानी कि किसी चीज़ को अंदर आने देती है और किसी चीज़ को बाहर जाने देती है। यानी कि कोशिका झिल्ली होती है वह प्रवेश पर नियंत्रण लगाए रखती है कि किस चीज़ को अंदर आने देना है और किस चीज़ को बाहर जाने देना है। तो यही काम है कोशिका झिल्ली का। और कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाया जाता है और पौधे में भी पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो यहाँ पर कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक का नाम पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी कैल्शियम, जो कि कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम होता है वह कोशिका भित्ति का एक तरीके से यहाँ पर सुरक्षा करता है, उसको यहाँ पर मजबूत और दृढ़ बनाता है। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसका यहाँ पर मजबूती को बनाए रखें, उसको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करें, उसी को यहाँ पर कैल्शियम की मदद से वो करता है। और आपको बता दूं कि मानव शरीर में भी कैल्शियम पाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? जो कि हड्डी में पाया जाता है, ताकि जो मनुष्य की मजबूती यहाँ पर बनाए रखें। कहते हैं ना कि मनुष्य में कैल्शियम की कमी हो गई तो ऐसे में जो मनुष्य होता है वह यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उसी तरह पेड़ पौधे में भी कैल्शियम की कमी हो जाता है, जिससे कि जो पौधे होते हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी मजबूती खत्म हो जाती है। तो ऐसे में ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है कौन? तो वो प्रदान करता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर कोशिका भित्ति भी हो सकता था, कोशिका भित्ति भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति का ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं है। कोशिका भित्ति यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा? तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि पादप कोशिका में यहाँ पर आकार कौन प्रदान करता है या फिर जंतु कोशिका में आकार प्रदान कौन करता है।
तो अगर पादप कोशिका में आकार प्रदान कौन करता है, तो यहाँ पर कोशिका भित्ति हो जाएगा अगर पादप पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर जंतु पूछा जाता है तो कौन हो जाएगा, तो जंतु में हो जाएगा यहाँ पर कोशिका झिल्ली, क्योंकि जंतु में जो होता है वह कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बार बार बताया कि कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट टिक नहीं मार देना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा तो आपका यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो यहाँ पर आपका सवाल भी गलत हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कोशिका भित्ति होता है वह पादप कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन जो लवक होता है वह रिक्तिकाएँ होती है, ये तीनों भी पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ऐसे में उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर यहाँ पर आपको टिक मारना है, तब जाके आपका सवाल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा आल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो ऊर्जा उत्पादन करना है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा उत्पादन कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह, जिसको कि हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा किसको कहते हैं, जैसा कि अभी बताया कि ऊर्जा उत्पादन कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जो यीस्ट है, जो कवक है और जो हरे शैवाल है, तो आपको बताना है कि ये तीनों प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये तो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यानी कि ये ज़्यादा विकसित सेल है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये यूकैरियोटिक है। लेकिन जो जीवाणु होता है ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है जो जीवाणु होता है। और आपको मालूम होगा कि प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जीवाणु में मैं टिक क्यों लगाया। तो यहाँ पर जीवाणु बैक्टीरिया एक ही वर्ड है, तो उसी में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो किस में होती है, तो देखते हैं यहाँ पर आंतरिक झिल्ली में होती है। आंतरिक झिल्ली में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक झिल्ली होती है, उसमें ऊर्जा उत्पादन का कार्य संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है। तो कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर खुद का डीएनए होता है। इसके अलावा केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। वही अगर पादप में पूछा जाए तो पादप में कहाँ डीएनए होता है, तो पादप में होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है। तो अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति हो जाएगी तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का निर्माण का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पर देखते हैं राइबोसोम करता है, ऑप्शन बी।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित और झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और आपको बता दूं कि इसका दो पार्ट होता है। जो अंतःप्रद्रवी जालिका होता है ये दो भागों में बटा होता है। पहला खुरदरा और दूसरा चिकनी। तो ये दो भागों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल किसको माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो पूरे डिटेल के साथ बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।